नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पे। हिस्ट्री हाई लेवल क्वेश्चनों का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका ये पार्ट 5 होगा। इससे पहले हमने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 वीडियो भी दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी। क्वेश्चन फर्स्ट कि मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी, तो अकबर के द्वारा हमारी मनसबदारी व्यवस्था शुरू की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले देखिए, मनसबदारी व्यवस्था अकबर द्वारा आरंभ की गई इस व्यवस्था में उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे। दिए जाने वाले पद को मनसब और ग्रहण करने वाले को मनसबदार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि हमारा है, भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है। भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है, तो हमारा टोडरमल की देन है। भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा वो टोडरमल की देन है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि इनमें से कौन से राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था। इनमें से कौन से राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था, तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। दहसाला में क्या था, और दहसाला राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, जो कि हमारा 4 नंबर होगा। 4 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है, तो वो अकबरनामा ग्रंथ है जिसमें आदम से लेकर अकबर तक का इतिहास मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। देखिए, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है और बाबरनामा बाबर के द्वारा स्वयं लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 5 है कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम की। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाली गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की, तो हमारा अकबर होगा आंसर। यानी शिकार के समय जो पड़ने वाले गांव में थे वो भू राजस्व संबंधी जानकारी वो अकबर ने प्राप्त की, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि 6 नंबर प्रश्न होगा कि निम्न में से कौन साम्राज्यवादी इतिहासकार है। निम्न में से कौन साम्राज्यवादी इतिहासकार है, तो हमारा W.H. मोरलैंड होगा। वो क्या है, वो एक साम्राज्यवादी इतिहासकार है, W.H. मोरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वो अगला प्रश्न है कि भारत में तंबाकू का पौधा किसके द्वारा लाया गया था। भारत में तंबाकू का पौधा किसके द्वारा लाया गया था, तो देखिए, भारत में तंबाकू का जो पौधा था वो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 8 है कि सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग कितनी बढ़ी थी। सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग कितनी बढ़ी थी, तो देखिए, 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी 5 करोड़ बढ़ी थी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 9 है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। क्वेश्चन नंबर 9 कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है हमारा, अबुल फजल कृत आईन अकबरी में किस शासक का वर्णन है। अबुल फजल कृत आईन अकबरी में किस शासक का वर्णन है, तो देखिए, अबुल फजल कृत आईन अकबरी जो है हमारा, उसमें अकबर का वर्णन है। किसका है, अकबर का वर्णन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि हमारा 11 नंबर है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया। 11 नंबर प्रश्न कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया, तो देखिए, कुतुब मीनार जो है उसका निर्माण हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। देखिए, यहाँ पे कुतुब मीनार के बारे में कुछ जानकारी है। जो देखिए, कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली के मोहरौली इलाके में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और इसको पूर्ण रूप इल्तुतमिश दिया। इसके क्षतिग्रस्त होने पर इसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। साथ ही इसमें एक मंजिल को भी जोड़ा। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया। अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया, तो 1582 ईस्वी में किया। अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ नियुक्त 1582 ईस्वी में किया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 13 है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया।
औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? तो देखिए जो हमारा औरंगजेब था वो अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिणी भारत में बिताया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा? डी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि प्रश्न नंबर 14 होगा। 14 है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक हमारा बाबर था। और देखिए बाबर, यानी अगर क्वेश्चन को ऐसे बदल के आपको पूछ दे कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो वो भी बाबर ही था। दोनों का आंसर सेम, यानी बाबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि प्रश्न नंबर 15 है कि अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? तो अकबर ने हमारा दीन ए इलाही की शुरुआत 1582 ईस्वी में किया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। 1582 में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि हमारा 16 नंबर है कि वजीज को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? वजीज को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? जिसका ऑप्शन है कि गणसंघ, बी है गणतंत्र, और सी है राजतंत्र, और डी है इनमें से सभी। तो देखिए वजीज को सामाजिक ग्रंथों में गणसंघ कहा गया है, गणसंघ, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी अगला प्रश्न देखते हैं जो कि हमारा 17 नंबर है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 17 कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। जहाँ देखिए ऑप्शन ए हमारा है कि जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, बी है जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा जनपद शब्द होता है उसका अर्थ इनमें से कोई भी नहीं होता है। जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं वो भी नहीं होगा, जहाँ लोग मवेशी रखते वो भी नहीं होगा, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। आगे देखिए जनपद के बारे में, किसी राज्य या मंडल निश्चित सीमा वाला वह भाग या खंड है जो किसी प्रशासनिक अधिकारी के अधीन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि हमारा 18 नंबर है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं, जिसका ऑप्शन है सोने के, बी है चांदी के, सी है तांबे के, और डी है बी और सी दोनों के। डी है हमारा बी और सी दोनों को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा बी और सी, यानी चांदी के और तांबे के। पंच चिन्ह वाले सिक्के जो हमारा होता है चांदी के भी होते हैं और क्या होते हैं वो तांबे के भी होते हैं, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न को देखते हैं जो कि हमारा 19 नंबर प्रश्न है कि कालीबंगा स्थित है। क्या है? 19 नंबर प्रश्न है, कालीबंगा स्थित है। जो कहाँ स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। देखिए कालीबंगा के बारे में, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ से चूड़ियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जो कालीबंगा है ना वो सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ से हमारा क्या है चूड़ियों का जो है वो साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि प्रश्न नंबर 20 होगा कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो हमारा ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि प्रश्न नंबर हमारा 21 है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस सम्राट के द्वारा की गई थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस सम्राट के द्वारा की गई थी? तो वो अजातशत्रु के द्वारा, हमारी पाटलिपुत्र जो शहर है उसका स्थापना अजातशत्रु के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा? डी होगा। देखिए पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, पुरुषपुर, कुसुमपुर है। इसकी स्थापना अजातशत्रु ने की थी और सबसे पहले उदयन ने इसको राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को सबसे पहले उदयन ने अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि हमारा 22 नंबर होगा कि 22 नंबर प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो देखिए 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना। कौन सा? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि प्रश्न नंबर 23 होगा। 23 नंबर प्रश्न है कि किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो होगा 13वें शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। देखिए कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है। क्या है? कलिंग वर्तमान उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला प्रश्न देखते हैं जो कि हमारा 24 है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल लोथल किस राज्य में अवस्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल लोथल किस राज्य में अवस्थित है? जिसका वो गुजरात राज्य में अवस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। गुजरात राज्य में क्या है वो सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल लोथल कहाँ अवस्थित है? वो गुजरात में अवस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे जो कि हमारा 25 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी, तो वो हमारा स्थल था हड़प्पा। क्या है? हड़प्पा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम वो स्थल है जिसकी खुदाई की गई थी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सबसे पहले क्या है? हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि हमारा 26 नंबर है। 26 नंबर प्रश्न है कि हम्पी नगर किस राज्य में संबंधित है। हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है, जिसका ऑप्शन है ए विजयनगर साम्राज्य, तो वो इसी से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य से ही हम्पी नगर संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा? ए सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि हमारा प्रश्न नंबर 27 होगा। 27 नंबर प्रश्न है कि मुगल काल में सर्वाधिक उर्वर भूमि कौन सी थी। मुगल काल में सर्वाधिक उर्वर भूमि कौन सी थी, तो हमारा पोलज होगा। क्या होगा? पोलज जो भूमि थी वो सर्वाधिक उर्वर थी, वो किस काल में? तो मुगल काल में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि हमारा प्रश्न नंबर होगा 28। क्या है? प्रश्न नंबर 28 गोपुरम का संबंध है। क्या है? गोपुरम का संबंध है, और जिसका ऑप्शन है मंदिर से। तो देखिए गोपुरम का संबंध हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, वो मंदिर से संबंधित है। गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी ए सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे उससे पहले देखिए गोपुरम या गोपुर के बारे में, जिसे विमानम भी कहा जाता है। एक स्मारकीय अट्टालिका होती है, प्रायः शिल्प से सज्जित एवं अधिकतर दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार पर स्थित होते हैं। यह हिंदू मंदिरों के स्थापत्य का प्रमुख अंग है। यह ऊपर किरीट कलश से शोभायमान होता है। यह मंदिरों की 4 दीवारों में बने द्वार का काम देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये इमेज को आप ध्यान से देख लीजिए। उससे पहले चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में पहला हिल स्टेशन कौन था। निम्न में पहला हिल स्टेशन कौन था, तो देखिए शिमला। निम्न में पहला हिल स्टेशन जो है हमारा वो शिमला है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ए। यहाँ पे देखिए शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी, इस चीज़ को आप ध्यान गौर से सुनिए। शिमला क्या है? वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि प्रश्न नंबर हमारा 30 है कि निम्न में कौन महिला संत थी। निम्न में कौन महिला संत थी, जिसका ऑप्शन नंबर हमारा देखिए डी है, इनमें से सभी, यानी मीरा, अंडाल, कराईकल, ये क्या है? ये तीनों महिला संत थी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हमारा सही होगा? डी होगा। ये तीनों के तीनों महिला संत थी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि प्रश्न नंबर हमारा 31 है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, जिसका ऑप्शन ए है अजमेर में। तो देखिए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हमारा अजमेर में अवस्थित है। क्या है? अजमेर में अवस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि प्रश्न नंबर हमारा 32 है कि बाबा गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 कि बाबा गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ था, जिसका ऑप्शन ए है हमारा 1469, बी है 1526, सी है 1540 और डी है 1556। तो देखिए बाबा गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा? ए सही होगा। उसके बाद देखिए गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं जो कि हमारा प्रश्न नंबर 33 है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता सिंधु था। कौन था? सिंधु, यानी ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही होगा। सिद्धू होगा, सॉरी सिद्धू। संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू होगा, सिद्धू। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि हमारा 33 नंबर प्रश्न होगा, सॉरी 34 नंबर प्रश्न होगा कि मुगल चित्रकला किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। मुगल चित्रकला किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, जिसका ऑप्शन हमारा देखिए जहांगीर, सी नंबर ऑप्शन है। तो जहांगीर के समय में ही मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष में पहुंचा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? हमारा सी सही होगा। देखिए जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल, जबकि शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण कहा जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि किसके काल को चित्रकला के चरमोत्कर्ष, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो हमारा भी जहांगीर होगा। और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि प्रश्न नंबर 35 है हमारा कि भारत की राजधानी
कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो हमारा 1911 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि हमारा प्रश्न नंबर क्या होगा 36 होगा, कि शंकराचार्य का मत क्या कहलाता है? शंकराचार्य का मत क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन है द्वैतवाद, बी है अद्वैतवाद। यही ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, अद्वैतवाद। वो क्या है? शंकराचार्य का मत क्या कहलाता है? अद्वैतवाद कहलाता है। इससे पहले हम आपको बताएं कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन था हमारा कि जो 35 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। इसमें कुछ इसके बारे में आप जानिए। जो हमारा 1909 है, 1909 ऑप्शन नंबर ए है। ये क्या हुआ था? इस डेट पे हुआ था मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। क्या हुआ था 1909 में? मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। 1910 देखिए, 1910 में क्या हुआ था? पहली बार रेडियो पर प्रसारण हुआ। 1911 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन वापस हुआ। क्या हुआ? बंगाल विभाजन वापस। और वो किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ। चलिए, ये 35 नंबर क्वेश्चन का कुछ पॉइंट था जो हम आपको बता दिए। उसके बाद 36 हमने बता दिया है। चलते हैं अभी एक बार 37 पे। 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जो कि 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य है? निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य है? जिसका ऑप्शन यहाँ पे आप सी देखिएगा, माध्यमिक सूत्र। क्या है? माध्यमिक सूत्र। यही क्या है? जैन साहित्य है। तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा होगा? सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 38 है कि 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या था? तो वो था चर्बी वाला कारतूस। क्या था? 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण था चर्बी वाला कारतूस। यानी ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही होगा। अगला प्रश्न जो कि हमारा 39 नंबर है, 39 नंबर है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था जेम्स प्रिंसेस। जेम्स प्रिंसेस अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला वो प्रथम व्यक्ति था। देखिए यहाँ पे क्या है कि 39 नंबर क्वेश्चन था कि हमारा क्या अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो हमारा जेम्स प्रिंसेस था। देखिए अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। वो किसके द्वारा? तो जेम्स प्रिंसेस के द्वारा। और कब? तो 1837 में। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 40 है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी देखिए, जो कि भारत की जनता में। तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, वो भारत की जनता में निहित है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 41 होगा। 41 नंबर प्रश्न देखिए कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? तो हमारा दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 42 होगा। 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? जिसका ऑप्शन ए है फरिश्ता, बी है बदायूनी। तो यही बदायूनी था, वो क्या था? अकबर का समकालीन था, बदायूनी। यानी ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही होगा। अगला प्रश्न जो कि हमारा 43 नंबर प्रश्न है। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? जिसका ऑप्शन नंबर आप सी देखिएगा, वो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो यही हमारा आंसर होगा कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही होगा। देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर हमारा था कि 43 नंबर की अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो वो अर्थशास्त्र की रचना तो हमने बता दिया कि 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही होगा। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त है। अर्थशास्त्र का जो लेखक है हमारा, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि 44 नंबर है कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा बी है, मुंबई टू ठाणे। मुंबई टू ठाणे, यही हमारे भारत में पहली रेल चली थी, मुंबई टू ठाणे। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 45 होगा। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन का विरोध किया, बी है होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन किया, डी है बेबेल योजना अस्वीकार की, और डी है तीनों कथन सही है। तो देखिए मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जो ऊपर ये तीनों ए, बी और सी कथन है, ये तीनों के तीनों सही है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। अगला प्रश्न जो कि प्रश्न नंबर हमारा 46 है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था?
प्रश्न नंबर 46, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही होगा। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला प्रश्न को देखते हैं, जो कि हमारा 47 नंबर है कि सहायक संधि की नीति किसने कार्यान्वित की? सहायक संधि की नीति किसने कार्यान्वित की? जिसका ऑप्शन ए है बेंटक ने, बी है कॉर्नवालिस ने, सी है वेलेजली ने और डी है डलहौजी ने। तो सहायक संधि की नीति वेलेजली ने कार्यान्वित की। क्या की? कार्यान्वित की। वेलेजली यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 48 होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 48, 1857 का विद्रोह कब हुआ था? तो 10 मई को 1857 का विद्रोह हुआ था 10 मई को, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही होगा। देखिए 10 मई 1857 को मेरठ से यह विद्रोह शुरू हुआ था। 1857 से ये क्या हुआ? 10 मई 1857 को ये जो विद्रोह 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो वो मेरठ से शुरू हुआ था। कब? 10 मई को। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि हमारा 49 नंबर प्रश्न होगा कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है भूमि सुधार व्यवस्था। तो सेम इसी व्यवस्था के लिए, भूमि सुधार व्यवस्था के लिए ही शेरशाह जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? बी होगा। अगला प्रश्न एंड हमारा ये लास्ट प्रश्न होगा आज के वीडियो का कि वो व्यपक्त का सिद्धांत का संबंध है। व्यपक्त का सिद्धांत का संबंध है, किससे संबंध है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है डलहौजी। व्यपक्त का सिद्धांत डलहौजी से संबंधित है। किससे? डलहौजी से, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। देखिए व्यपक्त का सिद्धांत अथवा क्या हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी की देन है। व्यपक्त का सिद्धांत अथवा हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी की देन है, जबकि सहायक संधि वेलेजली ने शुरू किया था। देखिए ये वीडियो आज का हमारा ये 50 क्वेश्चन था, जो कि यहाँ पर ख़त्म हुआ। इसी के साथ हमारा वीडियो भी समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा एंड जय हिंद जय भारत।